नवीन सर माइक बंद कर लीजिए 2 मिनट जी। अच्छा, ठीक है। ठीक, थैंक यू। हाँ, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 79th वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भारतीय आयुध अधिनियम पर बात करने वाले हैं। क्यों बना था कानून, क्या इसके मायने थे और बच्चों के परिदृश्य में, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ये कानून क्या कहता है। भारतीय आयुध अधिनियम 1878 मूलतः ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने अथवा उसका व्यापार करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। वास्तव में इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीयों के पास उपलब्ध सभी हथियारों को उनसे वंचित कर दिया जाए, जिससे कि वे सेना के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सशस्त्र कार्रवाई में हिस्सा न ले सके। यही उनका उद्देश्य था, क्योंकि इसमें एंग्लो इंडियंस, सरकार के कर्मचारी और यूरोपियन लोगों को पूरी छूट दी गई थी। वो इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते थे। अधिनियम में डंडे तक को हथियार माना गया था कि आप अगर एक घर में डंडा रखते हैं तो आपके अगेंस्ट भारतीय आयुध अधिनियम 1878 के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। जानकारी छुपाने पर यह सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है। तो इस प्रकार के सारे जो जितने प्रावधान थे उस कानून में किए गए थे। मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बोला, इस कानून का भारतीयों को हथियारों से वंचित करना, जिससे कि अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कोई हथियार न उठा सके, कोई सशस्त्र कार्यवाही न की जा सके। वास्तव में इसमें और क्या प्रावधान है, और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए इस कानून में क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से बच्चे इस कानून में अट्रैक्ट होते हैं, इन सारी बातों पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए आज नवीन सर जुड़े हुए हैं। नवीन सर के बारे में परिचय दूंगा तो लगभग 10 मिनट निकल जाएगा। एक संक्षिप्त परिचय है। लगभग 20 सालों से आप काम कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट है आप। अमेरिकन एम्बेसी, स्कूल, वायर, एलएलसी, आईटी, आईटीईएस जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सुविधाएं दी हैं। लगभग 12 से अधिक आपकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 25 से अधिक आर्टिकल्स आपके हैं जो समय समय पर आते रहते हैं। न्याय और वॉइस फॉर जस्टिस नामक एनजीओ के आप संस्थापक हैं। कानून के काफी मर्मज्ञ हैं, कानून की काफी पकड़ रखते हैं। मैं नवीन सर से आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आज का जो विषय है भारतीय आयु अधिनियम 1878 बच्चों के परिप्रेक्ष्य में इस पर अपनी बात रखें। आदरणीय नवीन सर। नमस्कार सबको। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बात रखूं इस मंच पे, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय कृपा शंकर जी का, जिन्होंने मुझे पुनः अनुग्रहित किया और मुझे ये सम्मान दिया कि मैं तीसरी बार इस प्रबुद्ध मंच पे आकर अपनी बात रख सकूं और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ अपने विषय को शेयर कर सकूं। हालांकि आप सारे लोग जो हैं वो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े रहे हैं और आज का जो शीर्षक मुझे दिया गया है वो दो भागों में विभाजित है। पहला, जैसे कृपा शंकर जी ने बताया कि आर्म्स एक्ट 1959, और दूसरा जो है वो है जो लेटेस्ट जजमेंट विभिन्न न्यायालयों की आई है अभी हाल के परिप्रेक्ष्य में, जो चाइल्ड को अफेक्ट करती है या उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में है। तो ये दो भागों में है। तो पहला भाग जो है, जैसे आदरणीय कृपा शंकर जी ने द आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने इस कानून को क्यों लाया गया उसके बारे में एक विस्तृत जो है आपको जानकारी दी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप इस 1950 एक्ट को देखें तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान में जो परिपेक्ष था उस परिपेक्ष को हम समझें। जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशरों का इंसर्जन हुआ तो उनका जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि वो डोमिनेट करें इंडिया के जो संसाधन है उस पे, और अपनी कॉलोनाइज जो स्ट्रेटजी है उसको फॉर्म करें। उसी उद्देश्य से उन्होंने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1878 1878 के अंदर एक कानून को लाए जिसका नाम था द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। और उस एक्ट को लाने की जो उनकी मंशा थी या उनका जो उद्देश्य था वो ये था, डिसआर्म द होल कंट्री। मतलब कि पूरे भारत को जो है वो हथियारों से
वंचित कर दिया जाए। और हथियारों से अभिप्राय, आजकल अगर आप जो आज का एक्ट देखें 1959, वो बड़ा एलाबोरेटेड एक्ट है और उसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में आर्म्स को डिफाइन करें, और उस समय उन्होंने आर्म्स की डेफिनेशन को डंडा, लाठी, तीर कमान, चाकू, खंजर, भाला, उन्होंने सबको जो है इस परिभाषा के अंदर अनुग्रहित किया या उस परिभाषा के अंदर लाए। तो जैसा मैंने कहा कि उनका उद्देश्य पूरे भारत को जो डिसआर्म करना था। अब ये जो उनका उद्देश्य रहा, ये 1947 तक जो है यही रहा, और हालांकि आजाद भारत के आजाद होने के बाद भी हम इसी एक्ट को कैरी करते रहे। पर 1950 के अंदर एक बड़े स्तर पर यह चर्चा हुई कि भारत जो है वो पुराने कानूनों को क्यों ढोए, पहली बात। और दूसरा कि अगर एक व्यक्ति वो अपने घर में लाठी भी रखता है तो क्या वो भी आर्म्स एक्ट के अंदर डिफाइन है? क्या उसको इस ऑफेंस के लिए सजा दी जानी चाहिए? तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो उस समय की पार्लियामेंट थी, उनके ये ध्यान में आया कि इस विषय पर एक लार्ज स्केल पर पब्लिक ओपिनियन की जरूरत है कि पब्लिक या जनता इस बारे में क्या समझती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उस समय की पार्लियामेंट थी, उन्होंने 1954 के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन कॉल करा और लोगों से यह पूछा कि आप किस तरह का कानून चाहते हैं हथियारों के संबंध में। तो बहुत सारे जो लोग थे उसमें यह राय आई कि इस कानून का उद्देश्य दो स्तरों पे होना चाहिए। एक, लोगों का सेल्फ डिफेंस, और लोगों का जो इमोशन अटैच है या उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ध्यान में रखकर इस कानून को बनाया जाए। और शायद इसी वजह से 1959 के अंदर जो कानून बना उसके अंदर दो चीजों को मुख्य रूप से समाहित किया गया। एक, कि आप पब्लिक के जो सेल्फ डिफेंस है और पब्लिक के जो राइट है और पब्लिक का जो सोशल हेरिटेज है उसे इंटैक्ट रखा जाए। तो ये जो कानून है वो मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है। एक, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने घर में आम रखता है, आम से एम्यूनेशन रखता है, उसे खरीदता है, उसे बेचता है, उसको रिपेयर कराता है, या उसका ट्रांसपोर्ट करता है, या उसका एग्जिबिट करता है, तो उसके लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। तो पहली चीज इसमें कही गई कि कोई भी आप आर्म्स रख सकते हैं, लेकिन वो लाइसेंस उसके लिए होना जरूरी है। और दूसरी बात इसमें कही गई कि जो हथियार है उसको कैटेगराइज उन्होंने करा कि कौन सी कैटेगरी के हथियार हैं बेसिकली। तो उन्होंने कई तरह के हथियारों को इसके अंदर कैटेगराइज करा। कुछ हथियारों को उन्होंने मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कैटेगरी में लाए, कुछ डिफेंस के लिए लाए, और कुछ जो है पब्लिक सेफ्टी के लिए उन्होंने रखा। तो अगर हम इस कानून को देखें तो इसके अंदर जो पहला अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है 2019 के अंदर, जैसे मैंने इस कानून को लाने के लिए आजादी के बाद जब ये कानून आया तो सोशल हेरिटेज की भी बात की गई। तो इस कानून के अंदर जो पहले हथियार रखने की सीमा थी एक व्यक्ति के पास, फायर आर्म्स का मतलब जिस हथियार से आग निकलती है, जैसे पिस्टल, राइफल, बंदूक, जिससे आग निकलती है उसे फायर आर्म्स की कैटेगरी में डिफाइन करा इन्होंने। तो 2019 के अंदर एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि कोई व्यक्ति पहले जो 3 फायर आर्म्स रख सकता था, अब वो व्यक्ति केवल एक ही फायर आर्म्स रख सकता है। और उससे ज्यादा अगर उसके पास फायर आर्म्स है तो इस 2019 के अमेंडमेंट के बाद उसे 1 साल के अंदर अंदर ये कंसर्न अथॉरिटी के पास जमा कराने पड़ेंगे। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में इस अमेंडमेंट का कोई विरोध नहीं हुआ, पर 2 भारत के राज्य ऐसे थे जिसमें इसका घोर विरोध हुआ। एक राज्य था पंजाब और दूसरा राज्य था राजस्थान। और उनकी अपनी मंशा थी कि वो इस अमेंडमेंट का विरोध क्यों करना चाहते थे। तो उन्होंने 2 स्तरों पर इस अमेंडमेंट का विरोध करा। एक, पंजाब के अगर संदर्भ में मैं कहूं तो पंजाब में ये कहा गया
कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और लोग रिमोट एरिया में रहते हैं और उसकी पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, तो उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार जरूर चाहिए और मल्टीपल हथियार चाहिए, इसलिए सरकार का उन्होंने विरोध किया। दूसरा जो उद्देश्य था, उन्होंने ये कहा कि पंजाब जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहां से बहुत सारे फौज के लोग आते हैं या उनके पास पुराने हथियार थे या खंजर थे जो जिनसे उनका इमोशनल और कल्चरल जो हेरिटेज था वो जुड़ा हुआ था। एक इसी तरह राजस्थान में भी कई राजपूताना जो जातियां थी उन्होंने इसका घोर विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि जो आर्म्स है वो स्पेशली बंदूक जो है वो उनके कल्चर का हिस्सा है और उनके इमोशन उससे जुड़े हैं, तो सरकार इस तरह के अमेंडमेंट ना लाए। पर जैसा कि हम चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं और हम चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े हैं, तो मैं आगे अपनी बात कहूं उससे पहले भी मैं आपको ये अमेंडमेंट लाने का उद्देश्य बताना चाहता हूं कि सरकार जो ये अमेंडमेंट लाई उसके पीछे उन्होंने एक जस्टिफाई रीजन दिया। उन्होंने ये कहा कि एनसीआरबी का ये डाटा है कि हिंदुस्तान में लगभग 1.7 लाख जो है वो लाइसेंस हथियार हैं और उनमें भी 10% ऐसे हैं जो मल्टीपल वेपन रखते हैं। मतलब 1.7 लाख को आपके पास लाइसेंसेज आर्म्स एंड एम्यूनेशन है और 10% उसमें मल्टीपल हथियार है। इसका मतलब कि 1.7 लाख से भी ज्यादा जो है वो हथियार हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा उन्होंने एक और अपना डाटा दिया एनसीआरबी का। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर पिछले कुछ सालों में जो मर्डर हुए, उन्होंने कहा कि पिछले हाल के सालों में पंजाब में 48 मर्डर हुए, एक डाटा उन्होंने कहा। और उन 48 मर्डर में जो 26 जो मर्डर थे वो इलीगल वेपन की वजह से हुए। इसी तरह राजस्थान में उन्होंने कहा कि लगभग 23 मर्डर हुए जिसमें से जो 11 मर्डर थे वो इलीगल वेपन से हुए। और सरकार जिस तरह से भारत के हालात हैं उस मामले में ये चाहती है कि इस अमेंडमेंट से इसको रिड्यूस करा जाए। ये तो एक कल्चर एस्पेक्ट रही और इसका बैकग्राउंड रहा। अब अगर आप ये देखें कि हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड इनसे कैसे इन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमें चाइल्ड की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। हालांकि चाइल्ड की डेफिनेशन आपके सामने मुझे समझाना एक हास्यास्पद तरीका लगता है, पर फिर भी अगर हम इसे समग्र रूप से समझना चाहें तो पहले हमें चाइल्ड या यंग या माइनर को समझना पड़ेगा। वो जो कानून माइनर को समझता है उसके अनुसार कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो चाइल्ड समझा जाएगा। और अगर आप इसी संदर्भ में यूएनसीआरसी मतलब जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है उसका अगर संदर्भ देखें तो वो भी ये कहते हैं कि 18 साल से जो कम है वो एक माइनर के रूप में समझा जाए और उसके लिए जो भी कानून बनाए जाए वो चाइल्ड वेलफेयर के अकॉर्डिंग बनाए जाए। पर अगर हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य आप देखें, हालांकि अभी चाइल्ड मैरिज की बात हो रही थी जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 21 साल की एज को प्रपोज कर रही है और कर दिया है, वो एक कन्फ्लिक्ट रूप में नजर आता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको अगर देना चाहूं तो आईपीसी का सेक्शन 82 अगर आप देखें और 83 देखें तो उसके अंदर दो कैटेगरी दी गई है चाइल्ड के बारे में। पहली है कि अंडर द एज ऑफ 7 years नथिंग इज एन ऑफेंस। अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसे ऑफेंस हम नहीं मानते। और दूसरा जो सेक्शन 83 है आईपीसी का वो कहता है 7 से 12 साल का बच्चा जो है अगर वो कोई काम ऑफेंस करता है तो उसे भी हम ऑफेंसिव कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करते। बट 83 ये कहता है कि इफ नॉट अटेंडिंग द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट दैट ओकेशंस। मतलब कि अगर 7 से 12 साल का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफेंस को लेकर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर आगे आप देखें कि 375 आईपीसी कहता है कि एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स अगर मैरिज के लिए है तो वो 16 साल है।
और अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर जो रेस्ट्रेंट्स एंड प्रोहिबिशन एक्ट है वो 14 साल की बात करता है। और इसी तरह अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन 27 देखें तो उसका जो, और वो स्पेशली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संदर्भ में, तो वो ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो अगर 16 साल से नीचे है तो उस बच्चे को हम ऑफेंसिव कैटेगरी के अंदर नहीं डिफाइन करते। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है वो जनरली 14 साल तक बच्चों को माइनर मानता है। अगर आप ये हिंदुस्तान का लीगल पर्सपेक्टिव देखें तो कहीं 14 साल, कहीं 7 साल, कहीं 12 साल। और अगर इसी संदर्भ में आप चाइल्ड के राइट अगर आप आर्म्स एक्ट के संदर्भ में देखें तो बड़ा अजीब सा परिदृश्य प्रस्तुत करता है। उसके अंदर चाइल्ड को डिफाइन नहीं करा। अगर आप आर्म्स एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन ए सबसेक्शन आई देखें 1 देखें तो उसके अंदर ये कहते हैं, उसके अंदर शब्द यूज करा है यंग पर्सन, नॉट ए चाइल्ड। इसका मतलब है कि यंग पर्सन को आर्म्स एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है। और यंग पर्सन की जो एज डिफाइन करी गई है आर्म्स एक्ट के अंदर वो करी गई है 21 ईयर्स। इसका मतलब जो हम जुवेनाइल की बात करते हैं या चाइल्ड की बात करते हैं वो आर्म्स एक्ट के अंदर कवर नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो इन कंट्रावेंशन ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 है, इन कंट्रावेंशन का मतलब अगर उसके पोसेशन में ये चीज पाई जाती है या उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है या उसकी इंटेंशन ऐसी है तो वो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो इस आर्म्स एक्ट का उद्देश्य है, एक लाइसेंस मैंने बताया, और दूसरा जब उन्होंने यंग एज को डिफाइन करा तो उन्होंने एक शब्द को इसमें जोड़ा, इसमें कहा कि इंटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग द आर्म्स और एम्यूनेशन। इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति आर्म्स और एम्यूनेशन को होल्ड करता है और विदाउट लाइसेंस होल्ड करता है तो उसकी इंटेंशन को भी देखा जाएगा कि वो किसी इलीगल पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर रहा। अब अगर हम बच्चों के संदर्भ में ये देखें, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि जो जुवेनाइल से रिलेटेड क्राइम है वो रैम्पेंटली बहुत बहुत बड़े हैं। और शायद यही कारण रहा कि 2016 के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लाना पड़ा, जिसके अंदर हमने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो सीमा थी एज की वो 16 से 18 हीनियस ऑफेंस के लिए हमने डिफाइन कर दी कि उन्हें हम एडल्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। अब इसी संदर्भ में अगर हम आर्म्स एक्ट को देखें तो आर्म्स एक्ट के अंदर अभी भी जर्नल ये प्रोविजन है कि अगर किसी बच्चे के पास अगर वो जुवेनाइल है और उसके पास आर्म्स या एम्यूनेशन पकड़ा जाता है और वो इलीगल पर्पस के लिए है, तब भी अभी तक की ये डायरेक्शंस है जो कंसर्न अथॉरिटीज है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज स्पेशली पुलिस, कि वो उसे अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की एप्लीकेशंस लागू होती है, पहली बात। दूसरा कि अगर उसे अरेस्ट करा गया है तो उसे इमीडिएटली जो है उसके पेरेंट को सौंपा जाएगा और इंफॉर्मेशन दी जाएगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। तो अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट बात देखें तो आर्म्स एक्ट की जो एप्लीकेशन है इन जर्नल विद द एप्लीकेशन ऑफ, और मैं कहूं क्वा द एप्लीकेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से गवर्न करती है, ना कि आर्म्स एक्ट के हिसाब से। हालांकि अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो एक गुड़गांव की कोर्ट ने जो हीनियस क्राइम थे उसमें 14 लोगों को जो थे वो 16 साल के ज्यादा की उम्र थी, उनको एज ए एडल्ट ट्रीट करा है। तो अभी तक की मुझे ध्यान में नहीं आती कोई ऐसी जजमेंट किसी कोर्ट की रही हो जिसके अंदर उन्होंने 16 साल से ऊपर आर्म्स एक्ट के अंदर किसी को हीनियस क्राइम के रूप में उन्होंने जो है कंसिडर करा हो जर्नली। नवीन, हेलो हेलो सर, ये तो एक सर पार्ट आर्म्स एक्ट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, कंटिन्यू करने दीजिए जी। ये आर्म्स एक्ट एम्यूनेशन
आर्म्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड एक्ट रहा, जिसमें चाइल्ड के कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने बात करी। अगर हम दूसरा सेक्शन देखें जो लेटेस्ट जजमेंट है चाइल्ड राइट रिलेटेड, उसके ऊपर हम चलें उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो हम कृपा शंकर जी ले सकते हैं इस हाँ समय। सर, लास्ट में लेंगे, हम लास्ट में लेंगे। जी ठीक है, तो फिर दूसरे सेक्शन की तरफ चले। बिल्कुल दूसरे सर। सेक्शन की तरफ जी चले, जी बिल्कुल लेटेस्ट बिल्कुल। जजमेंट। जी दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, तो हालांकि ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन वाला जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संदर्भ में जो हाल के दिनों में विभिन्न न्यायालयों की जो जजमेंट रही वो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रही और विवादास्पद भी रही। जैसे पहला अगर मैं शुरू करूं कि जो सबसे पहली जजमेंट जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो लोगों ने प्रोटेस्ट करा, वो थी स्किन टू स्किन जजमेंट। और स्किन टू स्किन जजमेंट पे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इस केस की बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये केस जो है वो बॉम्बे का केस है, जिसमें एक एक्यूज था बंधु रावंडी, जिसने एक 12 साल की लड़की को उसकी ब्रेस्ट को टच करा विदाउट रिमूविंग हर क्लॉथ। तो जो सेशन कोर्ट था उन्होंने उसको उसे कन्विक्ट करते हुए उसके 3 साल की सजा दे दी पॉस्को एक्ट के अंदर। तो जो अक्यूज था वो अपील के अंदर गया और अपील जो लाई हुई वो पुणे बॉम्बे हाईकोर्ट के पुणे बेंच में अपील लाई हुई, और उसके अंदर जो जस्टिस थी वो थी पुष्पा गेंडीवाल। अब ये एक बड़ा अनकॉमन सा लगता है, हालांकि मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा जो है वो विवादास्पद मुद्दा भी रहा और एक मानवीय पहलू को छूने वाला मुद्दा भी रहा कि हम किस तरह से अपने चाइल्ड और चाइल्ड की केयर और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। तो जस्टिस पुष्पा जो थी उन्होंने जो अक्यूज था उसको पॉक्सो से जो है बाहर कर दिया और उसको आईपीसी 354 ऑस्ट्रेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के अंदर सजा सुना दी। अब इसके अंदर जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही विवादास्पद रही और काफी विवाद का मुद्दा रही। उन्होंने एक शब्द को यूज करा अपनी एक्सप्लेनेशन में, जब उन्होंने जजमेंट लिखा तो उन्होंने कहा कि मेयर ग्रोविंग विदाउट रिमूविंग द क्लॉथ नॉट अमाउंट टू पॉस्को अंडर सेक्शन 8 but it may falls under IPC 354 reduce the imprisonment from 3 years to lesser imprisonment। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्लव्स पहन के किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो क्या वो पॉस्को से बाहर हो जाएगा। और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमें इसे जो है बड़ी संवेदनशीलता से देखना चाहिए। अब अगर हम पॉस्को की बात करें तो पॉस्को के अंदर ऐसा पहला उदाहरण नहीं है जिसके ऊपर लोगों ने अपनी इंटेंशन खींची, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि हम उसी मुद्दों को उठाते हैं या जो चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं उसी मुद्दों पर देखते हैं जिसको मीडिया हाईलाइट देता है। मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक ऐसा ही और शायद इससे बुरा पहलू जो था वो एक केस हुआ स्टेट वर्सेस विजेंदर, उसके अंदर नजर आया और वो केस भी इसी सिमिलर ग्राउंड पे था, परंतु उसको इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं मिला। उसके अंदर भी एक व्यक्ति ने एक जो लड़की थी उसकी उम्र 12 साल थी शायद, उसको उन्होंने अबडक्ट करा, उसे बाथरूम में लेके गया, उसे मोलेस्ट करा, उसे पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। पर जज साहब ने उसको भी एक्विट कर दिया पॉस्को से और उसको 354 आईपीसी के अंदर कन्विक्ट करा। और उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी, ये भी हाल ही का केस है, उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी वो मुझे लगता है इस केस से भी ज्यादा बुरी एक्सप्लेनेशन थी शायद। उन्होंने कहा कि जो एक्यूज था उसने
जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी या वो जो गर्ल थी उसको उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट को टच नहीं करा। और पॉस्को जो है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की रिक्वायरमेंट करता है, जो कि ये स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। लेकिन उसको किसी मीडिया का अटेंशन नहीं मिला और वो जो एक्यूज था वो पॉस्को से पॉस्को से एक्विट होकर आईपीसी के अंदर कन्विक्ट हो गया। अगर आप इसी संदर्भ में अगर आप पॉस्को की बात करें, तो अगर आप पॉस्को का कन्विक्शन रेट देखें, जो मैं हाल के दिनों में पढ़ रहा था, तो 100 में से केवल 22% लोगों को ही पॉस्को में सजा मिल पाती है। तो जो कन्विक्शन रेट है पॉस्को में वो केवल 22% का है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग पकड़े जाए तो केवल 22 लोगों को ही सजा मिलती है या वो सजा तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग या तो छूट जाते हैं या वो आईपीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी सजा जो है वो कम हो जाती है। तो मेरी उत्सुकता इस विषय में हुई कि अगर पॉस्को जिसको जो जिस इंटेंशन के साथ लाया गया था, एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा करने के लिए कि बच्चों के साथ जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं उसे रोका जाए, उसकी एप्लीकेशंस क्यों नहीं हो पा रही। हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, हमारे पास स्पेशल कोर्ट है, उसके बाद भी 22% का कन्विक्शन रेट क्या वजह है। तो जब मैंने इसके कारणों को ढूंढा तो मेरे ध्यान में आया कि इसके कारण जो है वो शायद 3 तरह से नजर आते हैं। पहला जो है वो है इस एक्ट की रिस्ट्रिक्टिव रीडिंग, दूसरा है जुडिशियल अप्रोच, और तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस। तो अगर आप देखें तो एक जुडिशरी का अगर आप कानून पढ़ें, और हालांकि एक इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई थी जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थी शायद, उन्होंने एक रिपोर्ट भी इस पर पब्लिश करी। उन्होंने ये कहा कि जर्नली जुडिशरी का जो सोचना है इस बारे में, पॉस्को के बारे में, वो ये है कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिशन ऑफ द जज, और वो जो है वो हरासमेंट ऑफ अक्यूज की तरफ चला जाता है। और हरासमेंट ऑफ अक्यूज का मतलब है कि अक्यूज जो है उसको डिटरेंट इफेक्ट जो है वो नजर आता है, और रूम ऑफ जुडिशरी जो सेंटेंस देती है वो कम हो जाता है। रीजन उन्होंने इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक यंग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो जो है माइनर की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें एक लड़के ने अगर किसी लड़की को जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको उन्होंने फोर्सफुली किस कर लिया, तो वो भी पॉस्को की कैटेगरी में लाए करेगा, और वो भी मिनिमम जो सेंटेंस है, मतलब मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस की डेफिनेशन को कंप्लाई करते हुए उसको भी 3 साल की सजा होगी। और अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ देखें तो वो रिस्ट्रिक्टिव रीडिंग को अप्रिशिएट नहीं करता। इसीलिए जो जुडिशरी है वो एक लेजिस्लेटिव रूम चाहती है, डिस्क्रिशनरी पावर चाहती है कि इस एस्पेक्ट को हम डील करें, तो जो सोसाइटी है या रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है उसका ध्यान रखा जाए। तो ये स्किन टू स्किन जजमेंट की बात हुई, और इसका लॉजिक क्या रहा ये मैंने आपको इसके अंदर बताया। एक दूसरा जजमेंट जो आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा वो जो है दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर है। उसके अंदर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनना जो है वो एक महिला का मौलिक अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जब हम लास्ट टाइम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात को ध्यान में रखा कि CWC जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर बात करती है तो उसके राइट क्या हैं और वो किस तरह से मेडिकल बोर्ड को लिख सकती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देते हुए जब उन्होंने फंडामेंटल या निजता के अधिकार की बात करते हैं कि बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनना
महिला का निजता का अधिकार है और फंडामेंटल कैटेगरी के अंडर लाई करता है। तो मुझे लगता है कि सीडब्ल्यूसी को भी इस जो है जजमेंट का हवाला लेना चाहिए। एक और बड़ा शानदार जजमेंट आया है, मुझे बहुत प्रभावित करा इस जजमेंट ने जब मैंने इस जजमेंट को पढ़ा। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2020 के एंड में आया, मतलब 2021 के शुरुआत में। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए बहुत शानदार बात कही। उन्होंने जो चिल्ड्रन है इन स्ट्रीट सिचुएशन, उन्होंने उसको उनकी कंडीशन को डिफाइन करते हुए उनका रिहैबिलिटेशन, उनकी केयर, उनकी प्रोडक्शन को अफर्म करते हुए जो है 6 स्टेप फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करा। और उन्होंने एक डिनोशन दिया जो चाइल्ड चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन है, उन्होंने उसे CISS का नाम देते हुए उन्होंने इस तरह के चिल्ड्रन को 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन करा, 2 कैटेगरी के अंदर, सॉरी। एक उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन है और वो जो है स्ट्रीट पे रह रहे हैं इस कोविड के टाइम, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, एक। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन है वो स्ट्रीट पे रह रहे हैं पर शाम को वो अपने घर चले जाते हैं अपनी फैमिली के पास, जो नियर सम स्लम डिविल है, मतलब पास में ही रह रही है। और उसके लिए बहुत ही सुंदर 6 सूत्रीय उन्होंने स्टेप मैंडेटरी फॉलो करने को कहा और डायरेक्शन दी जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, NCPCR और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जब भी इस तरह के स्ट्रीट चिल्ड्रन को की पॉलिसी को ध्यान में रखेगी, उनके ध्यान में ऐसे लोग बच्चे आएंगे तो उनका जो फॉर्मूला होगा उनको ट्रीट करने का या उनको रिहैबिलिटेशन करने का या उनको प्रोटेक्ट करने का, वो पहला होगा कि सबसे पहले वो उन्हें आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका ऐसे चिल्ड्रन का उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी डिटेल लेंगे, वो उनकी एज क्या है, वो किस कंडीशंस में है, क्या रह रहे हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। दूसरा, उसके सोशल बैकग्राउंड को वो टच करेंगे कि वो उनके माँ बाप कैसे हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो क्यों ऐसे उसमें रह रहे हैं, कोई डिसेबल्ड को नहीं है, कोई स्पेशल नीड की किसी को जरूरत तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे जो भी बच्चे होंगे उस बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करते हुए उसके लिए केयर और प्रोटेक्शन प्लान बनाया जाए और बनाया जाएगा, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उसके बाद जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इस जब उनके सामने इस तरह के बच्चे लाए जाएंगे तो उनके जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली जो बाल स्वराज पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे। और पांचवा उन्होंने कहा कि बेनिफिट जो भी होंगे उनके या उनकी फैमिली से इसके रिलेटेड उसे लिंक किया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को जो है वो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो ना भूल जाए, तो एक चेकलिस्ट भी इसी संदर्भ में जो है वो बनाई जाए और उसका पालन किया जाए। इसी तरह 2021 के अंदर एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, वो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लेकर, क्योंकि ये एक्ट भी अभी हाल ही में अमेंड हुआ है और मुझे लगता है कि शायद ये पहली जजमेंट है जिसके अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, शायद कृपा शंकर जी को याद हो, कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कभी कभार इस संदर्भ में फंस जाती है कि वो टर्मिनेशन करे या ना करे। तो जो इसकी जो लिमिट बढ़ाई गई है, जो गैशियर पीरियड है उसके अंदर एक गर्ल थी, उसका रेप हुआ और उसके बाद जो है वो अपना अबॉर्ट कराना चाहती थी बच्चे से। वो जब वो एम्स में गई तो सॉरी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है वो अभी इस एक्ट से गवर्न नहीं करते, तो ये 20 वीक की प्रेगनेंसी है, हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो उस जो बच्ची थी उसने जो है इस एक्ट का सहारा लिया और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, हालांकि ये रिटर्न जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये ओरल ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की,
बट ये एक रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम ओबिटर डिक्टा कहते हैं कानून की नजर में, कि जो कोर्ट कभी भी जब कोई ऑब्जर्वेशन देता है तो भले वो उस जजमेंट का पार्ट ना हो, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, पर कोर्ट जो भी ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ द केस, वो ऑबिटर डिक्टा माना जाता है और उसकी अपनी रिलेवेंसी होती है। तो इसी संदर्भ में जो ऑनरेबल कोर्ट था, उन्होंने ये कहा कि यू कैन नॉट आस्क फॉर वीक्स फॉर सच मैटर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला जिसका रेप हो गया, जो बच्ची है, और वो इस ग्राउंड पे जाती, इस ग्राउंड पे उसको मना कर दिया जाता है कि उसका वीक जो है वो एक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो कोर्ट ने कहा कि आप वीक के बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकते। जो पैरामाउंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की या इस एक्ट की, वो ये है कि आप वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड को देखें। तो मुझे लगता है कि इस जजमेंट का सहारा लेकर भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी तरह नवीन सर, एज एज के संबंधित कोई अगर निर्णय हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, एज डिटर्मिनेशन के लिए। एज डिटर्मिनेशन सर काफी सारे, इसमें पहले कर लें तो फिर कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा जी ठीक, ठीक है सर। अच्छा, एक और अगर आपने अभी देखा तो मुझे ये बहुत सुखद अनुभव हुआ, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड जो कानून है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑन इज ओन मोशन लिया कोविड के दौरान, और उन्होंने जो सेक्शन 14(4) है, और मुझे लगता है कि ये सेक्शन जो है हमने शायद कभी हम लोग यूज नहीं करते, CWC कमेटियां, लेकिन कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में अनूठा केस है जब कोर्ट ने इस तरह का काम करा, जो मेरे अभी तक अनुभव में है, कि कोर्ट ने मतलब सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए लगभग 795 केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो पीटी ऑफेंसेस थे, और जिसके अंदर जुवेनाइल जो है लगभग 1 साल से जो होम्स में, ऑब्जर्वेशन होम्स में थे या और दूसरी जगह थे, या उनके ऊपर ये टैग था कि वो क्रिमिनल है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि पिटी ऑफेंसेस को जो है वो बोर्ड जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, तो ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया गया। और इसीलिए जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट था, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि लगभग 1 साल से जो है वो 1900 केस पेंडिंग है माइनर्स के, जिसके ऊपर उनके ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि वो क्रिमिनल है, और कोविड की वजह से वो खत्म नहीं हो पा रहे। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक साथ वो सारे केसों को खत्म कर दिया जो पीटी ऑफेंसेस थे। और पीटी ऑफेंसेस जो है वो सेक्शन 245 में लिखा है, जिसके अंदर सजा 3 साल से नीचे हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये देखें कि जिस ऑफेंसेस को अभी तक डील नहीं किया गया और 1 साल से ज्यादा है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस जजमेंट का हवाला देते हुए भी इस तरह के केसों को निपटाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक रिसेंटली केरला हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संबंध में, और ये भी एक मौलिक जजमेंट है जिसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट और ह्यूमन राइट की बात करी गई है। इसके अंदर शायद आपने शायद पढ़ा भी होगा कि इसके अंदर एक लेडी थी, उसने एक गर्ल थी, उसने अपने माता पिता के इच्छा के बिना जो है वो शादी कर ली, और वो उनके फादर जो थे वो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने जो उसके बच्चे को जो है वो डिटेन कर लिया, और उसके बच्चे को जो है वो उससे मिलने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने जो हैबियस कॉर्पस एक केरला हाई कोर्ट में फाइल करी, और उन्होंने ये कहा कोर्ट से
कि उनके पेरेंट जो हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने डिटेन कर लिया है, और वो बच्चे के जो मौलिक अधिकार हैं उसकी मां के संरक्षण के उसको डिनाई करा जा रहा है। तो इसमें हैबियस कॉर्पस पे कॉग्निजेंस लेते हुए केरला हाईकोर्ट ने डायरेक्ट करा और अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि माइनर चाइल्ड हु इज नॉट एबल टू मूव द कोर्ट टू सीक द वेरी बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ एन इनफैक्ट टू गेट द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए बायोलॉजिकल मदर शुड बी अपहेल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इन्फेंट है, मतलब जो बहुत छोटा बच्चा 1 साल या 1 साल से कम, उसके भी ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं। जैसे हम 317, 315 और 327 की बात करें, इन्फेंटिसाइड एक्ट के अंदर हम इन्फेंटिसाइड के अंदर हम जो बात करते हैं दूसरे वेबिनार्स में, और उसके अंदर हम ये कहते हैं कि इन्फेंटिसाइड के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर कानून नहीं है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं सुन रही। तो मुझे लगता है केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में एक अनूठा जजमेंट है, और ये बेसिक ह्यूमन राइट जो इन्फेंट के हैं उसको जो है वो सिक्योर करता है। और एक हाल ही के दिनों में विवादास्पद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट रहा, जिसके अंदर उन्होंने जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर थे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करा, जिसके अंदर सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था वो जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इस जजमेंट के अंदर ये हुआ कि एक लेडी थी 12 साल की, उसका रेप हो गया, और उसके बाद जो है जो अक्यूज था वो जबरदस्ती उसे उठाकर ले गया, और उसके बाद उसने उसके साथ शादी करने की कोशिश करी और उसका रेप करा। तो और उसके बाद उसको पुलिस ने जब पकड़ा और कस्टडी के अंदर लिया, तो जो इनकनाइवेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और ऐसा अलेज करा गया इसके अंदर कि इनकनाइवेंस ऑफ CWC मेंबर्स, उसके जो बेसिक प्रोसीजर फॉलो होने थे, जो स्टेट वर्सेस जुनैद के अंदर जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहे, वो नहीं हुए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत शार्प और एग्रेसिव मूव लेते हुए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर थे उनको भी प्रोसिक्यूट करने के लिए इस जजमेंट के अंदर उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको डायरेक्ट करा। एक और कौन सा केस था, एक MP हाई कोर्ट का भी रिसेंट में अभी जजमेंट आया, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक माइनर गर्ल जिसका रेप हो गया, जिसकी 1 साल उम्र थी, और तो ऑनरेबल जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने एविडेंस के ऊपर बात करी और उन्होंने ये कहा कि अगर हम 1 साल की बच्ची को भी नहीं बचा पाते तो हमें समाज में रहने का शायद कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही एविडेंस को लेकर, जब हम रेप केसेस डील करते हैं या CWC जब अपने अधिकारों का उपयोग करती है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो एविडेंस या प्राइमा फेसाई एविडेंस के ऊपर आकर अटक जाती हैं। तो इस जजमेंट के अंदर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, मूलचंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP के अंदर उन्होंने कहा कि जब भी आप इन्फेंट से रिलेटेड या माइनर से रिलेटेड सेंसिटिव केस को डील करें, स्पेशली रेप केसेस, तो आप एविडेंस की नीटी ग्रिटी में ना जाते हुए होल गैमट के अंदर उस समस्या को देखें। एक और एक हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट आई है, वो भी शायद मुझे लगता है कि शायद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए लाभप्रद जजमेंट रहेगी। अभी हम हाल फिलहाल के दौर में जो है वो कोविड से गुजर रहे हैं, और हमने देखा कि कई माँ बाप ऐसे हैं जिनका डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने उन्हें विजिटेशन राइट दे रखे हैं, पर कोविड के समय या लॉकडाउन के समय वो राइट जो है वो यूज नहीं हो पा रहे।
तो इसी तरह एक पेरेंट ने, वो फादर थे, उनके पास विजिटेशन राइट थे बच्चों से मिलने, बट गवर्नमेंट के लॉकडाउन की वजह से और गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने खुद ही बिना किसी वकील के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाइल्ड विजिटेशन राइट इज द पैरामाउंट एस्पेक्ट, और अगर लॉकडाउन है या कोविड प्रोटोकॉल है तब भी जो जो माँ है या जिसके पास बच्चे की कस्टडी है वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। और उन्होंने डायरेक्शन देते हुए कहा कि जिस भी फैमिली में ये प्रॉब्लम है उन्हें ये मैंडेट है कि वो ऑनलाइन जो है वो विजिटेशन राइट या बच्चे के मिलवाने का जो अधिकार है उसको पालन कराए। तो मुझे लगता है कि ये भी ऑनलाइन संदर्भ में एक अच्छा जजमेंट है, जिसके अंदर जो बच्चों की कस्टडी के रिलेटेड जो है वो एक लाभ करने वाला जजमेंट है। मुझे लगता है कि यही शायद 2020 और 21 के जजमेंट है, और तो मुझे कोई ध्यान आते नहीं। अब अगर आप चाहें तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। काफी डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया। हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र भाई साहब हैं क्या आप? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं क्या? कभी थे सर, मैंने देखे थे। जी जी। तो हैं भाई साहब, हैं, कनेक्टेड है भाई साहब।